हो गया। चलिए बताइएगा राज्यों के राज्यपाल। अरुणाचल प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन है? पटनायक है। पूरा नाम याद न रखिए, पूरा नाम है LT जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल पटनायक। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह और बताइएगा इसके राज्यपाल रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा के राज्यपाल रेड्डी नल्लू। नागालैंड के बताइएगा मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और कौन है राज्यपाल? एल गणेशन। नागालैंड के गणेशन। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। मणिपुर के एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। मिजोरम के बताइएगा नया राज्य मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। मिजोरम के लाल दुहोमा है और राज्यपाल कौन है? तो हरी बाबू। लाल दुहोमा हो गए मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो गए मिजोरम के हरी बाबू। असम के हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। नहीं याद किए लोग? हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। मेघालय के हैं मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। और राज्यपाल है फग्गू चौहान। सिक्किम के हैं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और लक्ष्मण प्रसाद आर्य हैं राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के हैं सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू और है शिव प्रताप शुक्ल। सुक्खू और शुक्ल याद रखें, सुक्खू मुख्यमंत्री हो गया, शुक्ल हो गया राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी है पुष्कर सिंह धामी। और गुरमीत सिंह हैं इसके राज्यपाल। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। पंजाब के हैं मुख्यमंत्री कौन? भगवंत मान नाम है। ये मुख्यमंत्री प से पंजाब, प से पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और राज्यपाल कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ के राज्यपाल? हरियाणा के। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। बिहार के जानते हैं कि कौन है बिहार के राज्यपाल? बताइए खाली। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। झारखंड के कौन है मुख्यमंत्री? झारखंड के हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? राधा कृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल राधा कृष्णन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल नया बना है बोस है, याद रखिए बोस। क्या पश्चिम बंगाल में इसे बोस घोष फेमस है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। भारत का सबसे लंबा मुख्यमंत्री ही हो गया ना, दूसरा स्थान पे ना। बंगाल वाला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बंगाल के तो वो रिकॉर्ड दे दिया था। पूर्वोत्तर भारत वाला पवन चावलिंग तोड़ दिया। और फिर अगर ओकर तुरा होंगे तब फर्स्ट नंबर पे आएंगे। हाँ, कल ही परसों हम पढ़े, हमारे ध्यान में आया हम लोग। अगर ओकर तुरा होगा पूर्वोत्तर भारत वाला तब पहला नंबर पे आ गए होंगे। तो उड़ीसा के है मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक और राज्यपाल रघुवर दास। मध्य प्रदेश के नया मुख्यमंत्री बनाया है मोहन यादव और राज्यपाल हैं कौन? मंगू भाई पटेल। छत्तीसगढ़ के भी नया बने हैं विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री और भूषण हरिश्चंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान के कौन है मुख्यमंत्री? नया बना है भजन लाल शर्मा और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। गुजरात के हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के हैं
मुख्यमंत्री शिंदे, एकनाथ शिंदे। और श्री रमेश बैस आपका राज्यपाल हो गए महाराष्ट्र के, रमेश बैस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर्नाटक सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। थावर चंद गहलोत हो गए यहाँ के कर्नाटक के राज्यपाल। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हो गए गोवा के। केरल के हैं मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो गए हैं केरल के। लंबा टाइम से केरल टिकल है आरिफ मोहम्मद। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन और राज्यपाल कौन है गए? आर.एन. रवि। आर.एन. एम.के. स्टालिन एम.के. अम्हारा के हैं। कहाँ के हमारा? आर.एन. रवि अम्हारा के हैं। यहाँ ये हमारा। आंध्र प्रदेश के बताइएगा कि ये मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी और अब्दुल नजीर। कौन हट गए ना? कौन हटे? ये आंध्र प्रदेश फिर इलेक्शन में भी हुआ तो मेरे को कौन बदले देखा था? कलम लाओ तो आंध्र प्रदेश कहाँ भी हुआ था ना, पाँच स्टेट। तो 1 2 3 4 5 गो के तो हम बदलाइले होते है। तेलंगाना के बदले है ना। हाँ, रेवंत रेड्डी। हाँ सॉरी तो तेलंगाना के तो रेवंत रेड्डी बढ़े। चलिए कल हम लोग करा जाएगा, इसके बाद हम देंगे फर्स्ट पेज, याद कर ला, डाल देंगे होमवर्क में कुछ दिन ऐसे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह था ना, बताइएगा। सन्यासी विद्रोह कब कहाँ हुआ था? बंगाल में। बंगाल बिहार में। कब? ये 1760 से 1760 से। कौन थे का नेता? दूगो था, नायर कोई करके है। केना सरकार और द्विज नारायण। केना सरकार और फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कौन था? मजनून शाह और चिराग अली। फकीर आंदोलन का नेतृत्व करता मजनून शाह और चिराग अली। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ है। कौन किया था रंगपुर? धीरज नारायण। कौन किया था? धीरज। रंगपुर विद्रोह के नेतृत्व करता धीरज नारायण। पहला बताइए झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह का नाम? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम विद्रोह जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। कौन कहाँ पे हुआ था? झारखंड के संथाल परगना में हुआ था। कौन किया था? इसका एक महिला का नाम बताइए। इसका नाम 3-4 हुआ है। जगन्नाथ देव, महेशपुर की रानी सर्वे सबरी। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। चुआर विद्रोह जंगल महल आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो जंगल महल आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है? चुआर विद्रोह के। इसमें याद रखिएगा दुर्जन सिंह और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि कौन सा विद्रोह में? चुआर विद्रोह में। जंगल महल के नाम से भी जानते हैं। पौलीगढ़ का विद्रोह बताइएगा कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। कौन था? सीधा कट्टा पौलीगढ़ के विद्रोह के नेतृत्व करता कट्टा वामन। वेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ट्रावणकोर केरल में। ट्रावणकोर कौन है थी नेतृत्व करता? मेलुथाम्पी। वेलाटम्पी हो गया मेलुथाम्पी। भील आंदोलन कहाँ हुआ था? भील रामोसी पश्चिमी घाट। भील आंदोलन के कौन था नेतृत्व करता? सेवराम। और रामोसी के चितर सिंह। रामोसी विद्रोह के कौन थे? चितर सिंह। पागलपंथी विद्रोह, अहोम विद्रोह और एक और हुआ है खासी विद्रोह असम में। पागलपंथी, अहोम और खासी तीनों कहाँ पे? असम में। पागलपंथी कौन नेतृत्व करता? टीपू। अहोम विद्रोह के गोमधर कुंवर। हैं।
बताइएगा बहावी आंदोलन कहाँ फेमस हुआ था? वहाबी आंदोलन उत्तर प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में, बिहार और कौन था इसके नेतृत्वकर्ता? वहाबी आंदोलन के लिए थे सर, कोई अली था। सैयद अहमद तूती मीर, सैयद अहमद तूती मीर को, हाँ सैयद अहमद, ठीक कर रहे हैं, सैयद अहमद। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? कोल विद्रोह बंगाल है। छोटा नागपुर झारखंड। कोल विद्रोह छोटा नागपुर। कौन थे कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता? बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। हाँ, एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार में हो जाएगा। खांसी विद्रोह का अब हो ही गया है। कौन थे का नेतृत्वकर्ता? तीरथ सिंह। खांसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। कंद विद्रोह कहाँ हुआ है? कंद वहाँ के जाति उड़ीसा के। उड़ीसा के जाति है। कौन थे का नेतृत्वकर्ता? चक्र बिसोई। चक्र। कंद विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चक्र विद्रोह। फराजी आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। फराजी आंदोलन शरियतुल्लाह टुट्टू मियाँ इसमें है। शरियतुल्लाह टुट्टू मियाँ, शरियतुल्लाह टुट्टू मियाँ। चलिए अगला है नील विद्रोह बंगाल और बिहार। नील विद्रोह बंगाल और बिहार। कौन थे का नेतृत्वकर्ता? तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कानू। हाँ। मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था? झारखंड। इसका एक और उप नाम से जानते हैं हम लोग, कौन विद्रोह के नाम से? मुंडा विद्रोह को जनजाति है। उल गुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उल गुलान विद्रोह। कई बार पूछा हुआ कि उल गुलान विद्रोह के नेता कौन? तो बिरसा मुंडा। उल गुलान उल गुलान। हाँ। पाइका विद्रोह एक जनजाति है उड़ीसा में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में। जगबंधु कौन है? नील आंदोलन का कहाँ हुआ था? बंगाल में। कौन थे कर? दिगंबर। नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिगंबर। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाले में। पावना विद्रोह बंगाल। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह कब हुआ? केरल 1921 में। कौन थे नेतृत्वकर्ता एकर? मोपला विद्रोह के अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? रंपा विद्रोह कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। कौन थे का नेतृत्वकर्ता? सीताराम राजू। सीताराम राजू। कौन थे? सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। ताना भगत कौन थे का नेतृत्वकर्ता? जतरा भगत। ताना भगत के जतरा भगत। ताना भगत के तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कंपा राय। तेभागा तेलंगाना दोनों कब हुआ है? 1946 में। तेभागा और तेलंगाना 1946 में। कंटिन्यूटी के साथ एक बार नहीं, लगातार अगर इसको 10 रोज अगर एक बार देख ली लगातार 7 दिन तक याद रहेगा। हाँ, रोज एक बार देखिए। बताइएगा कि कौन भागलपुर के कलेक्टर को अगस्त क्लेवलैंड था, उसको किसने मार दिया था तीर? मारा था तिलक है। ठीक है, तिलक मांझी। तिलक मांझी 1784 में क्या करता है? तीर से घायल कर देता है और इसको फिर अगले साल 85 में इसको टांग देता है फांसी पर। इसको उपनाम बताइएगा तिलक मांझी का। पहाड़िया पूछेगा। जबरा पहाड़िया। तिलक मांझी का उपनाम जबरा पहाड़िया। बताइएगा दामिन एक कोह क्या है? वही जैसे जमीन है, जैसे कोई जनजाति के क्षेत्र पर पता करना। ठीक है, एगो भूभाग है राजमहल के। भागलपुर में जो राजमहल के पहाड़ी में जो भूमि है ना, उस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग दामिन एक कोह। इसी में हुआ था कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह सिंधु और कानू द्वारा। बताइए कि अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां को क्या कहा जाता है?
बुरंजी कहा जाता है, बुरंजी। और होम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक बातों को क्या कहा जाता है? बुरंजी। दक्कन विद्रोह तो हो ही गया है 1875 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो दक्कन विद्रोह किसके साथ? किसानों और जमींदारों के बीच हुआ था। किसान जाके को सारा खाई यही बात जो नोट करता था ना, वो सब लहका देता है। कौन विद्रोह में? तो दक्कन विद्रोह में। हाँ 1875। मोपला विद्रोह 1921। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875। 1875। 15 नवंबर 1800, तब ना 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। हाँ हाँ। अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किसने किया था? बिरसा मुंडा। सल्तनत काल के कौन सा अतिथ शासक था जो अपने आप को घोषित किया था? अपने आप को जिले ए इलाही को कहा था, अगवा पद अपने नाम पर किया था, उद्योगों के नाम से बैठा था खुद को। वो कहता था कि हम जिस छोटा जाति को देखते हैं तो हम अपने आप म्यांमार से हाथ वाला तलवार निकल जाता है। बताइए मारिया प्रथा क्या है? पहले कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। मारिया प्रथा उड़ीसा से है। मानव के बलि देने को कहा जाता है मारिया प्रथा। मानव के बलि को देने कहा जाता है। हाँ अब बताइएगा 1857 की क्रांति था सर। अच्छा विद्रोह और क्रांति में अंतर कुछ है सर? 45 या 46 तो तब दे रहे थे, 47 नहीं दे रहे थे, 46 दे रहे थे हम। चलिए बताइए किस बंदूक के कारण हुआ था ये? ब्राउन बेस। उसको बदल के कौन सा लाया गया? हाँ लिख एनफील्ड। कौन है? एनफील्ड राइफल लाया गया था। कहा हुआ था इसमें? मैंने काहेला हुआ था ये मानी? अरे एनफील्ड लाया गया था तो मैं काक के लिए जो है अथी हुआ था, झगड़ा हुआ था। दोनों था, सुअर भी था, गाय का भी, तो दोनों को मैंने अफवाह फैला दिया गया कि भाई कि में जो भी कारतूस लगाया जाता है वो चर्बी से बनता है, या तो सुअर के रहेगा या तो गाय के रहेगा। तो हिंदू के लिए गाय है पाप और मुसलमान के लिए है सुअर। अब बताइएगा 1857 क्रांति में पहला व्यक्ति जो था जो फांसी पर चढ़ने वाला? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने किसको गोली मार दिया था? दो के जो बोला था कि भारतीय पर अंग्रेज गोली चलाओ। जनरल बाग और ह्यूडसन। जनरल बाग और ह्यूडसन ये दोनों को गोली वहीं पे टपका देते हैं। कब? 29 मार्च 1857 को। जनरल बाग और ह्यूडसन। हाँ जनरल बाग और ह्यूडसन। 29 मार्च को ये घटना होता है 1857 में। इनको फांसी कब दे दिया जाता है? हाँ 8 अप्रैल 1857 को। किस बटालियन के थे ये? 34वीं। ठीक है हाँ 34वीं BNI के थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने एक नारा दिया था मरते समय फांसी पर। हाँ दिए थे, रुकिए बताते हैं। कि मंगल पांडे ना बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। हाँ सर ये हमको हल्ला बोल का यार मरते समय क्या बोले थे? हल्ला बोल करते हुए फांसी पे चढ़ गए थे। हल्ला बोल का नारा। बताइएगा कि जो कौन सी टुकड़ी थी जो क्रांति मेरठ से पैदा जैसा थी क्रांति की शुरुआत किया था? मतलब इसी बताना 16वीं क्रांति 16वीं टुकड़ी NI करके। ठीक है 20वीं NI से 1857 की मेरठ से। कब? मेरठ से कब होता क्रांति की शुरुआत? 10 मई के सर। ठीक है 10 मई 1857। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो बटालियन था विरोध किया था, यहाँ से मेरठ से शुरुआत किया था। बताइएगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत के? कब? 1857 में कैनिंग होगा। कैनिंग। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड के? क्लेमेंट एटली का पामस्टन। कौन था? 1857 के समय कौन था? पामस्टन। किस पार्टी के था? लिबरल पार्टी के। चर्चिल विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूछेगा था विंस्टन चर्चिल। और आज भारत की आज़ादी के समय क्लेमेंट इटली। मैकडोनाल्ड रैमजे मैकडोनाल्ड। और 1909 से लेकर 1919 तक था क्लाइव जॉर्ज को था।
लॉयड जॉर्ज। दूसरा मैंने शामिल हुआ था सर, दूसरा गोल में जब मैंने 8 में सम्मेलन नहीं है कौन? मैकडोनाल्ड। वो शामिल काला होगा, वो तो खुद प्रधानमंत्री था, वो तो बुलवाबे किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो तो नेतृत्व किया था पूरा। गोलमेज सम्मेलन के टाइम वो याद क्यों है भैया, गवर्नर बोला ऐसे दे था सर बुकवा में ना कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो है ना प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन के, हो सकता है बोल रहा हूं तीनों के समय। हां ठीक है, अरे वो वो सही है। नहीं, वो ये सोच रहा है ना गवर्नर था ना। पहला हुआ था आपका 26 से 31 के का कारण है, इरविन का ना, तो पहले ओकर था, फिर उसके बाद कौन आता है, वेलिंगटन आता है, तो 2 को वेलिंगटन के कार्यकाल में होता है, एक होता है आपका इरविन के कार्यकाल में। तो वायस रहा ना। हाँ तो वायस रहा, प्रधानमंत्री तीनों में था वो। हां तो जैसे वहां लिखले नहीं था वो चीज, कौन चीज? सरकार में स्पष्ट कर वहां लिखा है रेजोल्यूशन में, वो बात बता रहा हूं जो बोल रहा है लिखा है। आप जो बोल रहे हैं हम वो हो सकता है हमको ऐसा हमको भी लगा कि लिखा है ना, इधरो देना है। पहिलका का चर्चा है नहीं चल, दूसरा का में नजर आया था हमरा तो देखिए हो सकता है। अब वो ये थी जैसे ये जो सांप्रदायिक पंचायत जो 32 वाला उसमें भी लिखा है कि उस टाइम में उसको ही आदेश दिया था मैकडोनाल्ड ने। यहाँ पे कहाँ लिखल है दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कहाँ लिखल है? हां कहीं मैकडोनाल्ड लिखा है। तो मैकडोनाल्ड तो वो तो सांप्रदायिक पंचायत के समय घोषणा किया तो खुद ही वो किया था तो यही लगा ध्यान में होगा। ना, तो उन्हें थोड़ी यहाँ पर लिखा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पर ये कोई कहाँ है लिखा है, कहीं नहीं है लिखना, चलो तो तीनों के समय वही है। तीनों के समय वो था वो। चलिए अब बताइएगा पील कमीशन का संबंध किससे है? पील कमीशन वो 1857 क्रांति जैसे दोबारा घटना न हो इसके लिए अंग्रेजों ने जब देखा कि कुछ भारतीय विरोध किया, कुछ लोग विरोध किया, तो क्या किया कि नया कमीशन गठन किया, उसके तहत जो घटाती था भारतीय का अनुपात था उसको क्या किया था, हल्का घटा दिया और अंग्रेजों के अनुपात को बढ़ा, इसीलिए जो है लाया गया था पील कमीशन। जब पहली बार जब अति हुआ था, बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था ये पील कमीशन के बाद? 4 और 1:2 था, और बम्बई मद्रास में कितना था? 4 और 7 3 है। 2:5 2:5 पहला में कितना बोले सर? 1:2 बंगाल में है बंगाल और बंगाल में 1:2 और मुंबई में मुंबई में मद्रास में था 2:5। बताइएगा 1857 की क्रांति के बारे में कुछ लोग बोले हैं, किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? बीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। कैसे? तू हाथ में से रखा था पहले, दोबारा ना तू रखा हुआ था पहले। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा था? ये कहा था टीआर होम है E.R. रिज बोला था। कौन बोला था? E.R. रिज। बर्बर तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ई होम्स बोला था। T.R. होम्स। बर्बर और सभ्यता के बीच युद्ध था, किसने कहा था? T.R. होम्स। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध है। दो को बोला, टेलर और आउटरम। टेलर और आउटरम। अंग्रेजों के विरुद्ध और हिंदू का मुसलमानों का संयंत्र किसने कहा? टेलर और आउटरम। ये टेलर जो था बिहार का नेतृत्व उस समय कर रहा था। पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा था? डिजरायली। 1857 क्रांति के बाद में किसने कहा कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? डिजरायली ना, डिजरायली तो थी बोला, राष्ट्रीय विद्रोह बोला, हम ना देख रहे हैं ध्यान में। वो बोला था कि डिजरायली बोला था को जी पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः क्या विद्रोह था? राष्ट्रीय। वो बोला था कि सिपाही विद्रोह बोला था कौन? सिल्ले और दूगो लॉरेंस। पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा? सिल्ले और लॉरेंस। बताइए बिहार, अवध अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों जिन्होंने 1857 में भाग लिया था उसे क्या घोषित किया गया था? गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। जो भाग लिया था, जो उसका साथ दिया था अत्र भाग लेने का मतलब 1800 क्रांति में भारतीय की तरफ से भाग लिया, उसे बोलते हैं गैर लड़ाकू ना। बोलेगा कि गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना की संख्या कम कर दी गई। सिख, गोरखा, पठानों जिन्होंने 1800 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, तब इसे बोलते हैं लड़ाकू। जो अंग्रेज का साथ दिया उसे लड़ाकू, और अंग्रेज जो भारतीयों का साथ दिया उसे गैर लड़ाकू। जो बिहार था, अवध था, और कौन था वो? बिहार, अवध और अन्य साथ हो रहा। गोरखा, सिख और पठान था जो अंग्रेजों का साथ दिया था। भारतीयों को सेना में ऊंचा से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद का नाम क्या था? सूबेदार।
बताइएगा कि किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारी का वह अकेली मर्द थी। फिरोज। कहाँ थे सर? किधर भी कहा नहीं है। हो सक जा धीरे धीरे आ जाए लाइन में। हाँ बोल सर, जहाँ आपके अपने की इच्छा। जनरल मालिक बैठे हैं। चलिए अब है क्रांति में प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, कौन के नेतृत्व? बताइए दिल्ली में का नायक कौन था? हडसन। अरे भारत के हम थोड़ी बोल रहे कि दबाने में, वो पूछेंगे तब ना। मतलब कौन में? हाँ, दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन किया था? ना दिल्ली, वहाँ से कानपुर से, लखनऊ से किए हैं वो। हाँ, कानपुर से नाना साहब। इनका उपनाम धुंधु पंत। नाना साहब का उपनाम धुंधु पंत। लखनऊ से कौन किया? बेगम हजरत महल। इनका उपनाम खातून, याद रखिए, मोहम्मदी खातून। झांसी से लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खां। जगदीशपुर से तो सब जानते हैं। फैजाबाद से क्या सर? रेनन का मौलवी अहमद उल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब याद है, बताइएगा कि दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया? बख्त खां। कानपुर से सेना का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे। अब बताना है कि कौन दबाया था, कहाँ से। एक बार फिर इस रिवीजन कराइए वाला, फिर से पूछ दीजिए। चलिए, फतेहपुर से अजीमुल्ला। मोहम्मद अल्लाह कहाँ से? फैजाबाद से। बरेली से खान बहादुर खां। जगदीशपुर से तो जानते हैं वीर कुंवर सिंह। फिर इलाहाबाद से लियाकत अली। झांसी से लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। दिल्ली से नाना साहब और नाना सॉरी बहादुर शाह जफर। दिल्ली से। कानपुर से हैं नाना साहब। इसका मतलब कि रेनाल्ड जो है ब्रिटिश है ना? ब्रिटिश है, वो आपका फतेहपुर में किया था, आपका रेनाल्ड है। चलिए अब बताइएगा दिल्ली को में जो दबाया था किसने? हडसन। निकलसन और हडसन। निकलसन मारा गया था। निकलसन और हडसन। दो को जो याद रखना है, कानपुर और लखनऊ दोनों में दबाने वाला हार कौन था? क से कानपुर और क से कैंपबेल। कानपुर से और लखनऊ से कौन दबाया? मगर याद रखिएगा कैंपबेल लखनऊ आता है बाद में, पहले आता है कौन? हेनरी लॉरेंस आता है, वो मारा जाता है तो फिर आके दबाता है कौन? कैंपबेल। तो कानपुर और लखनऊ को कौन दबाया? कैंपबेल। झांसी में हीरोज। बाद वाला दो को याद रखना है, इलाहाबाद और फैजाबाद में कर्नल नील। कर्नल कहाँ पे? बाद वाला दो को फैजाबाद और इलाहाबाद कौन दबाया? कर्नल नील। अब बताना है बरेली वाला, बताइए। हडसन। अब फतेहपुर तो बनेगा कि रेनाल्ड। कल हम लोग का रहेगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ तक? 1910 तक। 1887 से स्टार्ट करना है और 1910 तक जो भी आ जाएगा पढ़ लेना है। कुछ ही था बात। अगला बार यूरोप था ना। बताइए एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? दो गो पर्वत है, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। और यूराल पर्वत और बताइएगा एशिया के किस दिशा में पड़ता है? देखिए पश्चिम ना, एशिया के पश्चिम में, पश्चिम पड़ता है। के गो देश आता है यूरोप महादेश में? 46 गो। के गो आता है? सर्वाधिक नगरीकृत 47 गो के ऊपर है, 47 या 48 हो सकता है। हाँ। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप का, या सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप का। एशिया का कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप। हाँ ऐसे, हाँ एक और नाम है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है।
एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप है। हाँ। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज। कितना ऊंचाई है? 5200 कुछ 56-42 मीटर है। 56-42 5640 के एकर था। कौन किस में चाल था? 5640 है। हाँ, कांच में 5640 था और एल्ब्रुज की ऊंचाई भी लमसम 56 से 42 है। बताइएगा आल्प्स पर्वत जो है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक किसका है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलेगा? यूरोप में। किस देश में? वो तो महादेश पूरा आ गया। स्विट्जरलैंड में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलेगा? हाँ, सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। बताइए यूरोप महाद्वीप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी? डेन्यूब। यूरोप महाद्वीप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब। बताइए डेन्यूब के किनारे कौन कौन सा बंदरगाह स्थित है? 4 को। और सब बॉय या ब से नाम है? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वियना, चारों के चारों डेन्यूब पे है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा। उसकी लंबाई थी आपका 2842 डेन्यूब के। एकड़ है 3687। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर? पेरिस। लंदन। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन। किस नदी किनारे है? टेम्स। वही थेम्स जो भी कहिए। वोल्गा नदी किसमें मिल जाता है? काला सागर। डॉन नदी मिला दिया जाता है। किसमें? आप जाके गिरता हो काला सागर में। काला कहाँ गिरेगा? वो ऐसे पूछ देगा कि वोल्गा नदी कहाँ गिरेगा तो काला सागर में। और डेन्यूब भी कहाँ गिरती है? तो काले सागर में। वोल्गा भी कहाँ गिरती है? काला सागर में। अब बताइए फ्रांस विश्व की सुंदरी तो सब जानते हैं, फिर ये तो पूछना नहीं है। फिल्म का एक फेस्टिवल होता है फेमस, नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, वह फ्रांस में है। विश्व की अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? यूक्रेन गणराज्य का। यूरोप में यूक्रेन को तो यूरोप पूरा कहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। यूक्रेन को कहेंगे। किसको कहेंगे? यूरोप का अन्न का भंडार या रोटी की डलिया। सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग कौन बनाती है? राइन नदी। राइन नदी में बताइएगा कि कौन सा एक पर्वत है जो जर्मनी के राइन नदी के आस किनारे पर स्थित है? बताए थे, ब्लैक फॉरेस्ट नहीं था? भ्रंतोस्ट पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। किस नदी किनारे है? तो राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग? ठीक है, ओरिएंटल रेल मार्ग। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग जो किसको किसको जोड़ता है? तुर्की को। फ्रांस से तुर्की, फ्रांस के पेरिस से और तुर्की के कुस्तुनतुनिया नगर को जोड़ता है। सूरा सुंदरियों का देश तो जानते हैं सब लोग, फ्रांस को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। काहे कहते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप? चारों तरफ नहीं, प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ ना। प्रायद्वीप का मतलब 3 से पानी है, 1 तरफ जल है। मन भूमि। यूरोप का फिनलैंड किसे कहते हैं? सॉरी, यूरोप में फिनलैंड को क्या कहा जाता है? ठीक है, 1000 झीलों का देश या झीलों का देश। यूरोप का भारत? इटली। काहे कहते हैं? कृषि प्रधान है। हिमालय जैसा आल्प्स पर्वत है और गंगा जैसा वहाँ पे पो नदी है। जलवायु में तो भारतीय। हाँ वैसी है। वाइन यार्ड बताइएगा किसको जोड़ता, किस देश में है स्थित है वाइन यार्ड? फ्रांस में। और फियोर्ड का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे। फियोर्ड का देश हम लोग पढ़ चुके हैं अथीवाला में, अथीवाला में। बताइएगा डोबर जल डमरू मध्य किसको किसके जोड़ता है? और
फ्रांस ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। यूरोप का मरीज तुर्की तुर्की। यूरोप का खेल का मैदान यूरोप का खेल का मान स्विट्जरलैंड। के मैदान यूरोप का गर्भ कम्बल गल्फ स्ट्रीम। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। तुर्की का कौन सा भाग एशिया मतलब यूरोप भाग में अवस्थित है? पश्चिम साइड वाला होगा। मान उसका एक कोई शहर है या राजधानी है या कुछ है जो अंकारा जो है ना अपना यूरोपीय भाग में स्थित है। तभी ना तुर्की को यूरोप में बोलते हैं, राजधानी में है। राजधानी के कारण बताइए कि एशिया भाग से यूरोपीय भाग को अलग कौन सा सागर करता है तुर्की को? एशिया एशिया को यूरोप से अलग करता है, उसमें जो तुर्की है ना उसके बीचों बीच में है मरमरा सागर। मरमरा सागर। इसे तो लाल सागर अलग करता है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार तो भी पूछ ही लिए थे, स्विट्जरलैंड में था। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? बर्न ठीक है, ब्रेनर दर्रा। ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा। पेरिनीज पर्वत किसके बीच सीमा बनाता है? स्वीटी फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत है। फ्रांस की सीन नदी किस में जाकर गिर जाती है? इंग्लिश चैनल में। फ्रांस की सीन नदी किस में गिर जाती है? किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? लघु यूरोप किसानों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को। तो लघु यूरोप भी फ्रांस को। समुद्रों की रानी फ्रांस को। समुद्र की रानी भी है। समुद्रों की रानी, किसानों का देश और लघु यूरोप सब के सब, हाँ, सूर्यों का देश सब है फ्रांस को। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? नॉर्वे। ना फ्रांस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार किस देश में है? तो नॉर्वे में। जगह है, नाम याद रखिएगा, स्लेव बार्ड। स्लेव भारत में है सर? कुछ भारत में हैदराबाद अन्न भंडार है हैदराबाद। ठीक है। वो तो कहा जाता है अन्न भंडार कहा जाता अनाज का है। ना अन्न भंडार अनाजों का अति भंडार कहा जाता है हैदराबाद में। ध्यान में भी होगा। होगा, ध्यान में नहीं है हमारा। यूपी में होगा, हमारा लगता है कि उधर होगा, या तो पंजाब, जब पंजाब ज़्यादा उधर करता होगा तो कहीं सब बने होगा। बताइएगा कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन आता है? 3 गो आता है। 3 गो आता है। कौन कौन आता है? स्कॉटलैंड। ठीक है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। आगे एकरा में एक और प्रवेश कर जाता है कौन? उत्तरी आयरलैंड। हाँ, उत्तरी आयरलैंड के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, सॉरी ब्रिटेन ना, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के सम्मिलित को क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और उत्तरी आयरलैंड अगर शामिल हो गया तो यूनाइटेड किंगडम। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि के बीच में कौन सा अलग करता है? कौन सा विभाग? ऊपर हुआ यू के नीचे फ्रांस। तो बीच में कौन है? कौन सा देश आता है? कौन महादेश आता है? इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि द्वारा किसको अलग किया जाता है? यूरोप को किससे? यूरोप को अफ्रीका से। अफ्रीका से। अफ्रीका से। बताइएगा काकेकस राज्य कौन कौन है? काकेकस 3 गो है ना, अजरबैजान, आर्मेनिया। अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को सम्मिलित को क्या कहते हैं? काकेकस राज्य कहते हैं। काकेकस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को क्या कहते हैं? काकेकस राज्य। भारत में भी है काकेकस पर्वत है। ये ना यूरोप और इसको अलग करता है ना, एशिया यूरोप को अलग करता है काकेकस पर्वत। काकड़ा है लग रहा है। काकरापरा गुजरात में अथी है, विद्युत जल परियोजना। जल विद्युत नहीं है, ताप विद्युत परमाणु वाला है आपका। कार्यक्रम है ऊपर एरिया में करते हैं। वो कार्यक्रम कहाँ पर्वत से कहाँ जोड़ दिए तू? काकेकस से काकरापारा, काकरापारा से काराकोरम। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? 5 सागरों का पतन। मास्को ही रूस मास्को को। कौन कौन है इस 5 में आता है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टी सागर, खेत सागर और लाडोगा सागर। हाँ, झील। हीरे विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र
ब्राजील के है, ब्राजील ना, बेल्जियम। बेल्जियम के है एंटवर्प। एंटवर्प। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र एंटवर्प कहाँ पे है? बेल्जियम। डोनेट्स्क जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है किस देश में पड़ता है? यूक्रेन। वहीं पे चोर्नोबिल एक अथी हुआ था, परमाणु ये हुआ था, कुछ था चोर्नोबिल जो था परमाणु रिएक्टर रिसा हुआ था, सबसे बड़ा है अभी तक के इतिहास में। बंद करवा दिया उसको। अब हम लोग को कल पढ़ना है अफ्रीका। क्या पढ़ना है? अफ्रीका। यूरोप के बाद अफ्रीका में है। अब पूरा वो मैं अथी कर सारा लाइन अथी से दिले है। अफ्रीका है। थोड़ा सा पिछले बार आता हमरा यहाँ पे जो मिला हम वही ना बोले। टॉपिक से याद करो। आदमी से लेके याद कर ले, अगला दिन ही होमवर्क मिलेगा। चलो एशिया के बाद लेकिन यूरोप पढ़ी थी तो अफ्रीका आ गई। चला उपराष्ट्रपति था ना। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में? 63 में। किसमें? 63 में। बताइए उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है? अमेरिका। अमेरिका से। बताइए कि भारत के एक राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो गया किस अनुच्छेद में कहा गया? 64 और 89 में से ना 64 और 89 में। हाँ, उतना से उतना तो बीच में प्रधानमंत्री गायब हो जाती, फिर 76 महानवादी खत्म, संसद राज्यसभा लोकसभा सब गायब हो जाएगा। चलिए आते हैं। राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति? नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, मगर जब बराबर मत आएगा ना तो उस समय बस खाली निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो। हाँ। योग्यता तो जो राष्ट्रपति का है इनका है। निर्वाचक मंडल की चर्चा किसमें है? 66 में। निर्वाचक मंडल की चर्चा 66 में। संसद के दोनों सदनों से बनने वाली निर्वाचक गण में माने सीधा मैंने राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति में राज्यसभा लोकसभा उपराष्ट्रपति में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत सब। ठीक है, इनमें सिर्फ निर्वाचित है राष्ट्रपति वाला में, इनमें मनोनीत निर्वाचित दोनों है, दोनों जुड़ जाए। इनमें दोनों आता है, उनमें है खाली सिर्फ निर्वाचित रहेगा, इसमें उपराष्ट्रपति में आता है निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेगा। मनोनीत खाली जोड़ देना है। हाँ हाँ यही से पहले राष्ट्रपति बन रहा है, उसके बाद में मनोनीत। हाँ। उपराष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा किसमें है? 67 में। किसमें है? 67 में। त्याग पत्र उपराष्ट्र 67 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबंधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख अपना सीधा त्याग पत्र देगा किस अनुच्छेद के तहत? 67 के क के तहत। 67 के क के तहत पदावधि आ गया तो मतलब पद बैठ गया तब ना, 67 में पद बैठ गया और 67 के क के तहत अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देगा। यूरोपी तो सबसे आने वाला लगता है ना यार, हिस्ट्री उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद पे कब तक जब बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी चुना न जाए, तो 21 अनुच्छेद में कहा गया। 67 के ख में है, नहीं ग में 67 के ख में 14 दिन पहले सूचना देना है। खुशी रहकर दुखी कर तरीका नहीं है। 67 के ग में है क्या है भाई कि कब तक बना रहेगा? जब तक उसका उत्तराधिकारी चुन नहीं आता। तो तुम बताइए कि उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था? उत्तराधिकारी 1969। उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था? 1969 में। कल नहीं बताया? वही वाला ना कि राजा के नहीं ना, राष्ट्रपति के पद के न रहेगा तो जैसे राष्ट्रपति अचानक हॉस्पिटल हो गए या कहीं चले गए, उस स्थिति में उनका कार्यभार चलाया उस बनाया गया था उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में। हाँ, वही उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति न रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो भी न रहेगा तो उसमें पीठासीन अधिकारी। अब ओकरों में से वही तो ऊपर चुनेगा पूरा कोई।
अच्छा बात बोल रहे हैं। अब इधर हम ना कुछ बोली थी मोदी से। ठीक है सर। बताओ, उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधा कृष्णन कहाँ के राजदूत थे? कहाँ के थे? रूस के। राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता किस अनुच्छेद में कहा गया है? 75 है क्या? ये कुछ बड़ा राष्ट्रपति पद दूसर में है, उत्तराधिकार अधिनियम वो अनुच्छेद है, और हम उत्तराधिकार अधिनियम बोल रहे हैं 65। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? 65 में। प्रधानमंत्री के बताइएगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है? 74 में। नियुक्ति 75 में। मान्यवादी 76 अनुच्छेद में। बताइए किस संविधान संशोधन में कहा गया कि मंत्री परिषद में केवल 15% लोकसभा में सदस्य जितने भी होते हैं चुनाव में उसमें से 15% ही क्या होगा? मंत्री बनेगा। 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां अमेंडमेंट बिल हो गया 1903। नया संविधान में पारित होने वाला पहला कानून नारी शक्ति महिला वाला। हाँ, कौन बिल के तहत हुआ था? 6 था बिल 128 से 6 और ऐसे संशोधन हुआ था 106। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर मंत्री पद धारण करेंगे किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 के 2 में। 75 के 2 में है कि जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के पर ही जो है मंत्री जो है पद धारण करें, मतलब इनके चुनाने के बाद। अब है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये किस में कहा गया? 75 के 3। ठीक है, 75 के अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया। अगर पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता का शपथ लेना पड़ता है, किसमें कहा गया? 4 में। 75 के 2 में कहा गया प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा। 3 में कहा गया है कुछ शपथ है, माने सामूहिक रूप से है, सामूहिक रूप से निर्भर राष्ट्रपति के। लोकसभा के मंत्री परिषद किस पर निर्भर है सामूहिक रूप से? तो राष्ट्रपति पर। ये कहा गया 75 के 3 में। और गोपनीयता के शपथ दिलाया जाएगा 75 के 4 में। 75 के 5 में क्या है? अगर कोई मंत्री बना गया और संसद का सदस्य नहीं है, बना दिया गया ऐसे, तो उसको 6 महीना के अंदर उसको क्या करना है? पद धारण करना है, सिलेक्शन जीतना है। ये कहा गया 75 के 5 में। 2 हाँ, इलेक्शन से इसको मान लीजिए किसी हम तोरा हमारा राष्ट्रपति हम तोरा बना दिए, अब तोरा 6 महीना के अंदर तोरा कहीं से चुनाव पे प्रक्रिया के द्वारा तोरा जीतना है, नहीं तो तोरा पद सदस्यता समाप्त हो जाएगा। 75 के 5। 75 के 2 में प्रसाद पर्यंत हो गया। 75 के 3 में कुछ हो गया? हाँ, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और 75 के 4 में क्या हो गया? गोपनीयता के शपथ। और 75 के 5 में हो गया 6 महीना के अंदर आपको ले लेना है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। सारा मंत्रिमंडल क्या करना पड़ेगा? समाप्त या त्यागपत्र देना पड़ेगा। हाँ, एक को पे। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 59 में केरल है। 1957 में केरल में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन भी 1957 में। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी 1957। फिर से करो भूखा हो, फिर लगेगा गुलामे बनेगा, फिर मिले तो मर देते। फिर 2047 में फिर गुलाम मिलेगा। हाँ, 4 दिन में आजाद कर देगा। अच्छा, तो वो तो पावरफुल रहता है। जैसे हमने उतना आलू तो उस समय तो वो पावरफुल रहते ना, उस हिसाब से जो हिसाब से आपका आदमी सब अथी होगा, ये सब अपन रहता जैसे वो हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे विकसित हम होते हैं तो हमें से ज़्यादा ना विकसित होते हैं। जैसे अब अमेरिका के पीछे हम लोग पहुंच सकते हैं, उतना बराबर है।
वो गर्मी से मर जाता था, लाइन में कटवा देते। चल ठीक ठीक 75 के अब इधर सबसे पहले उसके मतलब अमेरिका से हम 2080 के 50 सर नहीं, उस रुपयोट कौची है, अर्थव्यवस्था के लिए हुआ है। आप उसके टेक्नोलॉजी के तहत आप नहीं जा सकते उतना बराबर। चीन गया है, ये सब जितना भी 5 गो बिटकॉइन उसके अनुसार बराबर नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है, तब कतनो अमेरिका आ गया, लेकिन भारत के टेक्नोलॉजी कभी कहियो नहीं। लेकिन भारत तब भी कहता है कि हम भारत हैं, भारत वो सब कोई का टेक्निक है हमारा। चलिए आते हैं, जब बिहारी बुद्धि लगेगा तब सब फेल हो जाता है। मोदी जी की छाती है। बस दिखाई ला। ठंडा में चलिए बताइएगा, प्रथम प्रधानमंत्री जो त्यागपत्र दिए, मोरारजी देसाई। ये ठीक है, कार्य कुछ हाँ कार्यवाहक के रूप में लगा कि शायद प्रधानमंत्री ने बना था, क्या कि दूसरे था। कांग्रेस कार्यवाहक बनने थी मोरारजी देसाई। प्रथम 1977 में मलती मरते थे, पहली बार प्रधानमंत्री तू। लाल बहादुर शास्त्री बने हाँ तब तभी तू अभी तब वो ना बोला, ऐसे बोला ना, जैसे दिमाग है ना। पहली बार लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे, गुलजारी लाल नंदा बोला थे। ये गलती हुआ। गलती पूरा लीजिए। लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री चरण चौधरी चरण सिंह। अब कितना भी छोड़िए ना। अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के? वहाँ कैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ आया था। पद ग्रहण करते समय किसी सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव किसी भी पद का नहीं थे, न राज्यसभा से थे ना लोकसभा से थे। तो पहला बार कहीं से नहीं थे, और ना राज्यसभा पे बने थे ना, पहला बार तो नहीं, शपथ लेने के 10 दिन बाद में बने थे। ना वो बनल थे, कुछ न कुछ थे, कुछ न कुछ पद पे थे वो। 10 दिन बाद फिर इनका इलेक्शन हुआ था। हो सकता है, इसे हमारा ध्यान में है कि हाँ थे, पता ना, हो सकता है। पद ग्रहण के समय कोई भी सदस्य नहीं थे तो पीवी नरसिम्हा राव। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी। कौन थे? ना राजीव गांधी ना, अरे थे HD देवगौड़ा विधानसभा। कौन HD देवगौड़ा जिंदा है कि मर गए? HD देवगौड़ा विश्वनाथ प्रताप सिंह दोनों भी जिंदा हैं। HD देवगौड़ा लगता है कि शायद मर गए। विश्वनाथ प्रताप नहीं बता सकते, लगते हैं शायद देखा तो। पहले न्यूज में बता रहा था कि ये हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो एक कुटिया में रह रहे हैं। चलिए हो गया इधर। सबसे पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला सबसे अधिक उम्र में क्या प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अधिक उम्र के हैं मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के राजीव गांधी। 40 साल लगता है कि इनका था मोरारजी देसाई को 79 साल, 79 या 80 साल। चर्चा नहीं है सर, चर्चा नहीं है कहीं पे, हमारे संविधान में चर्चा नहीं है, मगर उनका अलग प्रोसेस है, टेबल के नीचे से जाता होगा। चलिए, मंत्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के विभाग के अध्यक्ष कौन होता है? चलिए, मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मंत्री। बताइए, मंत्रिमंडल किससे मिलने से बनता है? मंत्रिमंडल तो राज्यसभा लोकसभा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के मिलने से बनता है मंत्रिमंडल। वो तीनों के मिलने से तो संसद बनता है सर। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के मिलने से तो संसद बनता है। बताइएगा, राष्ट्रपति को संसद का क्या करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को संसद का भंग करने का अधिकार है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है। सत्र आहूत करने का और सत्रावासन करने का अधिकार है। जिंदा। हाँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2008 में मरे हैं। कोई ये वो हमें याद था कि इनका पूरा मतलब पॉलिटिक्स से दूर हैं, सब रिटायरमेंट पेंशन सब छोड़े हुए हैं, कुछ नहीं इनको चाहिए, बस अपना। बताइएगा, प्रधानमंत्री किस किस आयोग के अध्यक्ष होते हैं? किस किस आयोग के अध्यक्ष होते हैं? बहुत मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। हाँ तो का हो गया, क्या ज्यादा वो अध्यक्ष ने, वो तो अलग है वो। चलिए, नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, अंतर्राज्यीय परिषद के, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते। परमाणु ऊर्जा के अपना पहिलका पुरनका में था वो। नीति आयोग के अध्यक्ष हम क्या बोले? किस किस आयोग के अध्यक्ष थे? तब हम बोल तो रहे कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल वाला हो गया, फिर उसके बाद हो गया अंतर्राज्यीय परिषद का हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद के, सब के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। बनावेला तो कुछ के बना सकते हो,
मतलब इसमें दिया हुआ है सब के बारे में। बताइएगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं? करी का काम 78। ठीक है, अनुच्छेद 78। ये पूछने था 78 वाला ना। जितना डीप सोच रहा था आदमी कि जाएगा अनुच्छेद उतना नहीं गया ना। नहीं, अनुच्छेद तो आपको याद रखना ही पड़ेगा हर एग्जाम में, आपको कोई ज़रूरी नहीं है। पिछला बार तो ये नॉर्मल ही भर दिया ना, पहला दिया था कि 30 के 1, 30 के 3 ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता। 75 के मेंशन में कहीं पूछ देते हैं। राम पूछेगा। प्रधान बताइएगा मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्याग पत्र से क्या होगा? मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है और शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो क्या हुए थे, 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री बनी थी। पहली बार इंदिरा भी बनी थी तो किस सभा के अध्यक्ष थी, सदस्य थी? राज्यसभा के। एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में, ये तो हो ही गया, अभी ये सब हो ही गया, कार्यकाल वाला हो ही गया। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम, कितना साल? 32 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्य करने वाली मंत्री राजकुमारी 15 की गोली तो खैब बुझाई थी हमारा। हाँ, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्य करने वाली सब केंद्रीय मंत्री 18 साल राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, कल हम लोग का रहेगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों। स्वास्थ्य मंत्रालय 18 साल तक ये संभाले थे। दिल्ली के एम्स में ओपीडी है ना, ऊपर लिखले है। चलिए, हो गया। यूपीएसआई तो ओ लेवल सर्टिफिकेट है मांगी था। हाँ। तू कल कुछ ना मांग रहे। तो पिछला बार ना मांग ली। अभी कोई सूचना ना है। ओ लेवल सर्टिफिकेट वो लेवल मतलब कंप्यूटर के सर्टिफिकेट होता है, 2 साल के कोर्स है, 2,80,000 रुपया फी है। नहीं फी है, ओ लेवल सर्टिफिकेट लेने। चलिए आवा छोड़ा, हो गया सर बाद में। चलिए प्रकाश था ना फिजिक्स में, बताइएगा तरंगदैर्घ्य के बीच की लंबाई बताइएगा कितना से कितना होता है? कहाँ चल रहे सर? 3800 यही पे थे सर हम। आप कहाँ गए थे ये बताइए। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है जो किस रूप में चलती है? ठीक है, अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। बताइए कि सबसे पहले प्रकाश के कण मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? कौन R15 रख दिया था वो? चलिए, अस्नेल दिया था सबसे पहले। कौन सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? अस्नेल। साइनाई बटा साइनार 1637 में। 1637 में ही कौन दिल्ली पर आक्रमण किया था? 1637 में वो क्या बता रहे हैं? बालाजी बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। उत्तर से तो 383 भारत के कोची का पूछ रहा है? याद रखिएगा, भारत में जो लंबाई ज़्यादा है ना, ओकर लंबाई कम है बिहार में। तो उत्तर दक्षिण में 3214 है, एक में उत्तर से दक्षिण में 383 है, और 445 है पूर्व से पश्चिम। हाँ 383 445 ना 345 है ये पूर्व में। ठीक है, 483 है आपका वैसे, और 345 ऐसे 345 है। हाँ 45 है। चलिए आते सर, बात मत कीजिए सर, फिर आप समझा रहे थे। चलिए बताइए सबसे पहले तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। उसके बाद बताइए व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग। कब दिया गया था?
1801 में 1800 बताइए कि सबसे पहले जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होता है। यह तरंग मॉडल के प्रयुक्ति की पुष्टि किसने किया था? फुको। किसने किया था? मैंने सबसे पहले जल में प्रकाश की चाल की माप किसने किया था? फुको। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल दिया था। किसने दिया था? कहाँ का था मैक्सवेल? स्कॉटलैंड के। केको का देश केको का देश ठीक है। और कोई केक हो भाई? केक और डक केक में अंतर में जुड़ ली। हम बोली थी केक सिर्फ। चलिए बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। बताइएगा कि कण की सिद्धांत तरंग सिद्धांत का व्याख्या कौन नहीं करता है? तरंग सिद्धांत का व्याख्या कौन? इसका मतलब है कण सिद्धांत का व्याख्या करेगा। तो आप ऐसे बताइए कण सिद्धांत का व्याख्या कौन करता है? प्रकाश करेगा। और प्रकाश तो दो तरह के है ही है, कण सिद्धांत और तरंग सिद्धांत है। उसमें तो है ही दोनों दोहरी प्रकृति वाला। एग्जांपल नहीं समझ में आ रही है सर। तो वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि कौन कण के सिद्धांत का पालन करता है? कण सिद्धांत का क्रॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्रॉम्पटन सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? कण सिद्धांत पे। तरंग सिद्धांत पे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण ये सब किस पे काम करता है? तरंग सिद्धांत पे। किसका जवाल है बग्गा जब दिमाग खा कर। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई चीज दिया गया है E बराबर MC स्क्वायर दिया गया। तो उसमें आप देखिए प्रकाश से संबंधित है। तब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे व्यक्ति कर सकते हैं? वैज्ञानिक नहीं कर सकता है कि हम लोग कैसे करेंगे? या तो लैब में कर सकते हैं। तो लैब हम लोग के पास थोड़ी है। छोटे छोटे बताइएगा ऊर्जा के छोटे छोटे बैंडले या पकटों को क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन किया था। किसने किया था? बता नहीं है, कल परसों बता है। हाँ ना, क्रॉम्पटन प्रभाव अलग है ना, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव किया है कि ना क्रॉम्पटन। देखो तो ऐसे देखो क्रॉम्पटन प्रभाव किसने किया? ऐसे हो सकता है, हमारे ध्यान में नहीं है। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर। बताइएगा अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला। ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल बटा निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, माने किससे स्वतंत्र होती है? निर्वात से। चाल दाब घनत्व से स्वतंत्र होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। कांच में बताइए प्रकाश की चाल। कांच में 1.50 2 गुने 10 के पावर 8। 2 गुने 10 के पावर 8। पारभासी एग्जाम्पल बताइए। पारभासी तो पार लगा पारभासी पारभासी का मतलब होता है कि अपने से होकर प्रकाश के छोटे से मात्रा को जाने देता है। तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, पलक, बादल, कुहासा, ब्लड, सब कुछ ही है पारभासी है। पारभासी को इंग्लिश में पारदर्शी तो जो पार कर गया वो है, यह पारदर्शी है, इसी के नाम अति है, ट्रांसलूसेंट है। पारभासी है हिंदी में। हाँ पारभासी होता है। पारदर्शक मतलब पार कर गया, और पारदर्शक मतलब नहीं पार करेगा। अब पारभासी मतलब अपने से होकर बगैर में तर जाता है। बोल सकते हैं नहीं, पारभासी हम जानते हैं। जैसे देखिए पारभासी दोनों आ जाएगा, मतलब थोड़ा पार करेगा भी, थोड़ा नहीं भी पार करेगा, दोनों आ जाएगा। इसे ठीक तो कह ही दिया कि अपने से थोड़ी सी छोटी सी मात्रा को अपने से होकर गुजर देता है। तो जैसे एगो पार करे वाला एगो नहीं पार करे वाला है। तो नाम ला कैसे दे दे? नाम कहाँ लग देले है? प्रभासी कहने का नाम देले ओकरा, पारदर्शी ओकरा क्या कहले? पारदर्शी भासी खेगा जैसे इमेजिनरी हासी थोड़ा सा वो स्पष्ट मन पार हो देता है, वो कह दिया कावे का मतलब हुआ। चलिए पार करेगा। हाँ तो वही तो बोले क्रॉम्पटन की खोज क्रॉम्पटन ने किया था। चलिए व्यतिकरण की क्या परिभाषा?
व्यक्तिकरण देखिए, इसका मतलब होता है कि कहीं पर तीव्रता महत्तम हो जाएगा, कहीं पर न्यूनतम हो जाएगा, कभी चमक दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। प्रकाश के अवरोध के किनारे से थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन लाल बैगनी का, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी का। होगा बस, एक ही होगा, बाकी सब बैगनी का। सीवी रमन को किस प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रमन प्रभाव के लिए। 1930 मतलब जन्मो न नहीं, 1854 में। 54 ना? ठीक है, 1954 में। ठीक है, ठीक है। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है, सही तू बोल रहा है। तो तू 1854 में तब ना जब 1854 नहीं छोड़ रहा 1954 में मिला इसको सीवी रमन। ठीक है, 100 साल के इधर उधर रह रहा है। 100 साल में देखो एगो अथिये गायब कर देते हूँ, 2 जनरेशन गायब कर देते हूँ। इसका मतलब है कुछ ज्यादा ही कर रहा है। बताइएगा, दर्पण में से सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल। सोडियम परावर्तक लैंप में पीछे साइड मिरर में उत्तल। बाकी सब उत्तर। हाँ, एक होगा, बाकी सब उत्तर। जब वस्तु अनंत पे रहता है तब फोकस पे। जब फोकस उसमें कुछ लगा रहता है जो हेडलाइट नहीं, जो रोड है ना, रोडवा पर जो वो नहीं लगा रहता लाइट वैसे ना, सर्च लाइट। सोडियम वगैरह में गैस भर रहता है, पीले तो उभरा हुआ रहता है आपका परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह कहाँ रहता है? ऊपरा वो तो रहता है, तो आपका रहता है, पूछता है। ना पूछा ही था ना, बताइए मतलब कुछ नहीं। जब उभरा जो हिसाब से अगर बनावट रहता है वो उत्तल रहेगा। उभरा हुआ है तो उत्तल होगा। नहीं सर, वो बनावट उसका ऐसे होता है ना, ऐसे रहता है, उभरा हुआ रहता है। गाड़ी देखेला बना हो जाता है, पीछे वाला गाड़ी फिर चल देख लगा। उसमें तुमको चलिए आगे थे। ये सब एक ही है, ये एक्सपर्ट आदमी। बताइए, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल में। बड़ी फोकस दूरी वाला का उपयोग बनाने में अवतल का। गाड़ी की हेडलाइट में डॉक्टर इस्तेमाल करता है अवतल। उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। वस्तु से छोटा। उत्तल में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। दर्पण में अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और बड़ा। एक उल्टा बनता है लेंस में। एक कंडीशन में हाँ, अवतल में पीछे वो तो जब ध्रुव के पास जब वस्तु रखेंगे तब वो दर्पण के पीछे बनता है। वो तो दोनों के लिए। हाँ, सीधा और आभासी। वो तो अपवाद में जब वहाँ पहुँचेगा था दोनों। अपवर्तन का नियम तो जानते हैं, यहीं तक था। चलिए, तो कल पूरा प्रकाश खत्म हो जाना चाहिए। से लेकर पूरा। हाँ, पूरा प्रकाश खत्म। चलिए, केमिस्ट्री निकालिए, ठंडा जाते हैं। कुछ बनाए थे, कुछ बोला? अच्छा ला ना, पूछ देते हो भाई ना। कार्बन पूरा ले कार्बन ऐसी कहलाई। अब थोड़ा सा हल्ला नहीं, हल्ला ना। चलिए बताइए, यौगिक तक बिलियन का बताइए थी कणों की त्रिज्या 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से कम। 10 के पावर -7 से कम। निलंबन के कल बताइए। 3 से 4 10 के पावर -3 से 4। फिर बताइए, उसके बाद वो था वास्तविक विलयन था ना। वास्तविक 10 के पावर -5 से सॉरी ना, कोलाइडी विलयन का। हाँ, 10 के पावर ठीक है। कोलाइड का है 10 के पावर -5 से 10 के पावर 7। और वास्तविक विलयन का था 10 के पावर -7 से 8। हीरा का बताइए प्रसंस्करण। SP हीरा का SP3 और ग्रेफाइट का SP2। एडवांस में चली था तू। शुष्क स्नेहक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? माने शुष्क स्नेहक बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट का। कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये पाया जाएगा परमाणु भट्टी में। शुष्क स्नेहक। उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता, उसमें हम शुष्क स्नेहक का प्रयोग करते हैं।
कच्ची चीनी की रंगहीन करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? एनिमल चारकोल का। किसका? एनिमल चारकोल का। काल हाँ, हड्डिया का, हड्डिया को जला, जानवर के हड्डी के। हड्डिया जलाने के बाद जो अवशेष बचता है ना, उसी को फिर अति इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरल जानवर में तो तो वही बिहार में नहीं होता, भारत में नहीं होता। कौन बताया था? पापा बंद हो गया। आप बताए थे ना? ना सोनू भाई बताया। सोनू ने कोई बताया था कि हमारे पापा बताए कि नहीं होता? ना, बिट्टू बताए थे। बिट्टू भी बताया। बिट्टू भी हाँ हाँ। तुम लोग को याद ना? अब हमें तो याद है। केमिकल अच्छा, आपका महिंद्रा एथी है ना, बड़का वो है ना, सुन लीजिए सर, सब कोई चूना का बोलता है कि चूना ही काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा को क्या कहते हैं? कोयला। बोट। काला हीरा को क्या कहते हैं? बोट। कार्बन के कितने प्रूफ होते हैं? 2 गो। कार्बन को 2 होय कि 3 को कहा? हीरा और ग्रेफाइट। बातचीत कुछ ज़्यादा हो रहा है। सर 3 को कुछ होता है ना? खोजी वो खोज हुआ फ्लोरीन है, जिसको अभी उसको मान्यता अभी नहीं दिया गया है। फुल 16 जो था ना, कार्बन 60 परमाणु है, अभी दे सकता है। बताइएगा कि ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.2, अपर्तनांक हीरा के 2. ठीक है, 417 में सीधे 2.42। क्रांति कोण कितना होता है? किसका? 24 होता है पूरा। क्रांति का ना 24.2 होता है। 48 24 होय कि 24 48 है कोई को होय। 24 की। और वो आप चल गए इंद्रधनुष में चले गए आप सर, प्राथमिक धनुष से इंद्रधनुष में चले जाते हैं सर। हम समझे तो बहुत कंफ्यूज है। एक्स्ट्रा हो रहा है। चले जाते इधर। नहीं, बहुत दूर नहीं भाई, मंदिर के करीब हो, ऐसा मत बोलो। हाइड्रोकार्बन किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। बताइएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताइए। संतृप्त का एल्केन वाला एल्केन वाला, ठीक है। CnH2n+2 मेथ 8 प्रोप ब्यूट। यही सब चीज जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। बताइएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n और CnH2n-2। छोड़ दो, घटा दो। सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा? एल्केन एल्केन। डबल बॉन्ड ना असंतृप्त में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एल्केन। +2 वाला एगो, कुछ नहीं वाला 2 गो, माइनस वाला 3 गो। जिसे CnH2n+ हुआ ना, तो वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। CnH2n बनाएगा डबल बॉन्ड। CnH2n-2 बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन सभी एरोमेटिक का जन्मदाता। बेंजीन सभी एलोफैटिक का जन्मदाता। एलिफैटिक मीथेन। एरोमेटिक बेंजीन, एलिफैटिक मीथेन। कौन खोज किया था बेंजीन के? विद्युत मोटर की खोज टेस्ला। विद्युत मोटर का खोज है। वो तो विद्युत की खोज ने किया टेस्ला हो। विद्युत मोटर के वही किया। माइकल फैराडे को किया। माइकल फैराडे है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ना। हाँ? अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। जैसे टेस्ला तो विद्युत, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, वो विद्युत अति की क्या है? ये जो बोली ना, ठीक। बेंजीन की खोज किया माइकल फैराडे। अरे भाई वाह। माइकल फैराडे कब किया था? तो 1825 में, जब पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली थी? पहली बार 1925 में ना। समवेता किसे कहते हैं? गुण समयति समान मतलब है कि गुण समान हो आती भिन्न होता है। सही है। उल्टा, अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे समवेता कहते हैं। अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। बहुलीकरण क्या होता है? बहुलीकरण बहुत खेती का और जैसे बहुलीकरण होता है, जैसे कोई चीज है ना, उसको बोलो बोलो बोला हम पूरा अच्छे से नहीं। रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया का ना। जब 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण करते हैं। हाँ, पॉलीमराइजेशन। हाँ, वो सल्फर। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको। आज गूंज रहा है आवाज का है, माथा में ना गूंज रहा है। बताइए कि बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणु को क्या कहते हैं?
पॉलीमर। मोनोमर। और उत्पाद को क्या कहते हैं? पॉलीमर। भाग लेगा उसे मोनोमर, और ऐसे बनेगा वो जैसे रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, और रासायनिक विक्रिया में बने पदार्थ को उत्पाद क्या कहते हैं? उत्पाद। मगर बहुलीकरण में भाग लेने वाले को मोनोमर, और बनने वाले को पॉलीमर। दोनों जोड़ दिए, वो भी आधे था, वो भी पूछता है कभी कभी। बताइएगा कि प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन है? स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और आज कहाँ से आला लोग, तो लोग समझ में नहीं आ रहा। बात तो नहीं है कि इतने ना पढ़ लिए कि जनता सब लड़ा अरे साहब हम 10 दिन से कॉपी में चुरिया गई थी, इतने ना पढ़ लिए। चलिए तो बड़ा बार बता बारिया ना कही था ना, बैठे रहिए देखो 4 बजे भोर में। हो गया। स्टार्च और सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। पॉलीथीन। उदाहरण एग्जाम्पल लाह। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लाह। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्लास्टिक कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? एगो थर्मोप्लास्टिक, एगो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और जो सेट कर गया वो दोबारा फिर इच्छा अनुसार ढालना ही सकते हैं, जैसे बेकेलाइट। चाहे टीवी उबी का जो कवर उबर होता है उसे बेकेलाइट होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। रांची। गर्म करने पर, मुलायम करने पर ठंडा कठोर जाता है। इस माने किस में रहता है? थर्मोप्लास्टिक में, जो एक बार इच्छा अनुसार पिघला कर फिर बार बार उसको हम कर सकते हैं। इसमें कैसा बंधन बनता है? यौगिक कार्बनिक यौगिकों के बीच में एकल बंधन ऐसा बनता है। हाँ थर्मोप्लास्टिक में। अब सेटिंग में आते हैं तब देखते हैं। हाँ होना चाहिए में ज़्यादा, तब ना टूटे नहीं होते ना चाहिए। डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने तब ना। वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, तब इसका एग्जाम्पल हो गया थर्मोप्लास्टिक का पोलोथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया। हाँ टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, एथिलीन, पीवीसी, ये सब किसका है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। पॉलीस्टीरीन किसका बहुलक है बताइएगा? पॉलीस्टीरीन है। पॉलीथीन है। क्या है? पॉलीथीन है। फेनिल एथिलीन का बहुलीकरण है। पॉलीस्टीरीन किसका बहुलीकरण है? हर बार दरोगा में आपका मेंस में रहेगा ही रहेगा। ये वाला जितना भी अभी पढ़ा ना, साइंस पढ़ रहे हैं ना, वही हमको समझ में नहीं आया। पॉलीस्टीरीन किसका होता है? फेनिल एथिलीन का। फलस्वरूप प्राप्त होता है यह अम्ल रखने वाले बोतल और सेल कवर आदि बनाया जाता है। अम्ल रखने वाला बोतल किसका बना होता है? पॉलीस्टीरीन का। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, बरसाती में फिल्म में बरसाती सीट का प्रयोग करने में इस सब का कवर उभर में वर्क किया जाता है। गाड़ी का कवर। हाँ वही सीट है। बताइए वह प्लास्टिक जो गर्म करने के समय मुलायम और इच्छित आकार में ढाल लिया जाता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ ढाल लिया जाता है, इन्हें पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं किया जा सकता, इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। आधे पढ़े थे तो लगा कि उल्टा का। इस प्रकार अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक हिंदी में कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ताप दृढ़ बहुलक। एग्जाम्पल मेना, ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और चलिए बताइए थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। हल्ला नहीं करना है। एगो सर तू बताओ। टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया और पॉलीस्टीरीन हो गया। 3 गो तो काफी है। चलिए पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, एथिलीन हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया। जैसे यहाँ रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं सब याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल में अगर छांटना है तो सब याद रखना पड़ेगा। सर सेटिंग वाला बता दीजिए, सेटिंग वाला याद रहेंगे तो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट है। हाँ मेलामाइन। हाँ अब बाकी सब हो जाएगा। मेहनत करे पड़े। हाँ सही बात है। अरे तो भाई साहब ज़्यादा ना हो गए।
जैसे बताइएगा इसका उपयोग होता है रेडियो, टेलीविजन आदि, केस, बाल्टी आदि बनाने में रहता है बेकेलाइट का। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? ये सब आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। टेफ्लॉन में टेट्राफ्लूओरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ना चिपकने वाली कड़ाही सतह का निर्माण करने में। तो हम कहाँ आपका बोले कर नहीं सर, आपको वहाँ सर हाथ पकड़े में कहाँ होगा सर उसका? हाँ वही बात है। लकड़ी लगता है वहाँ, वो जो खाना बनता है ना तो में न चिपके लगा में अंदर सटाया जाता है। कुकर देखा है? कुकर में कुछ लगा रहता है, ना सुनिए, जो हैंडल है ना उसमें बेकेलाइट होता है, थर्मोसेटिंग। टेफ्लॉन होता है वो आपका अंदर काला परत के ऊपर बर्तन बर्तन में देखो अंदर काला रहता है, एक हल्का पतला मोटा परत उस पर चिपका जाता है। अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता है। चिकना रहता है। अपना समझा के चल जाता है। हो गया अब बताइएगा। हाँ टेफ्लॉन वो आपका वही पर रहता है। आप देखिएगा जब कोई अथी रहता है ना, बर्तन उठाइएगा ना काला कम है अथिया में हॉकिंस का आप अथी उठाइएगा, उसमें आप देखिएगा ऊपर ऊपर की काला परत चढ़ा रहता है। काला रेड व्हाइट सब। हाँ मान रंग में तब ज्यादातर वही मिलेगा आपको। मुट्ठी में बेकेलाइट वो होता है। मुट्ठी में जो रहता है वो बेकेलाइट रहता है। हाँ और उसमें आपका रहता है वो आपका अंदर। उपयोग डालो ना। चलिए इधर आइए। अग्निशामक जो वर्दी पहनता है वो किसका बना होता है? कौन प्लास्टिक का बनाता है? थर्मोसेट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। उस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में किसका बना होता है? ऑप्शन निकला था हमारा बेकेलाइट है। और तो दो गो तो ऑप्शन है था, एक बेकेलाइट का उपयोग तो हम देख ही लेते हैं। मेलामाइन किसका प्रयोग किया जाता है? मेलामाइन का। रबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ज्यादा खींच देता तो लोग बतिया के। आप बताइए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर के किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर वल्कीकरण कहलाता है? सल्फर। वल्कीकरण प्रक्रिया के रबर बनाने की खोज सबसे पहले किसने किया था? गुडियर ने, चार्ल्स गुडियर। बताइएगा रबर के उत्पादन में कितना % सल्फर का प्रयोग करते हैं? 5%। कितना करते हैं? 5%। रबर किस में खुल जाएगा आसानी से? सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइसल्फाइड में, सल्फर डाइसल्फाइड में। प्राकृतिक रबर मुलायम होता है। कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? कार्बन। क से कठोर और क से कार्बन बनाया जाता है। हाँ सल्फर को लचीला बनाने के लिए मिलाते हैं उसको, सल्फर को। कार्बन मिलाते हैं कठोर, हम मुलायम करने के लिए मिलाते हैं सल्फर, लचीला जिसको बोल सकते हैं। कुछ बोले लोहा बोले चाहे कुछ बोले तो आपको कार्बन मिलेगा। संश्लिष्ट रबर एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन। अब बताइएगा नियोप्रीन का बताइए किसका बहुलीकरण से बनता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, पूछ लेता। 2-क्लोरोब्यूटाडाइन से क्या बनता है? नियोप्रीन। 2-क्लोरोब्यूटाडाइन से क्या बनेगा? नियोप्रीन। 2-क्लोरोब्यूटाडाइन से नियोप्रीन। थाइकोल जो डाइक्लोरो और इथेन के पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। डाइक्लोरो इथेन और पॉलीसल्फाइड के मिश्रण से थाइकोल बनाया जाता है। डाइक्लोरो इथेन और पॉलीसल्फाइड के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? थाइकोल रबर। कहाँ तक था? कार्बन पूरा कार्बन था ना। नाइलॉन बताइएगा किस शब्द से बना हुआ? न्यूयॉर्क और लंदन। नाई और लॉन। नाई लिया गया कहाँ से? न्यूयॉर्क से, और लॉन लिया गया है लंदन से। दोनों से मिला के बना क्या बन गया? नाई लॉन। फिर कर ले खत्म कीजिए, याद कर लेंगे। ये सब नहीं है कुछ, यही ना समझ में, बाकी सब समझ में आवे। ठीक से पढ़ने जाके चलो ना कर ले, कल एकरा भी खींच लिया।
और ईंधन भी खत्म कर लिया होगा, ईंधन तक पूरा। 3 मेरा सेट मांगा इतना ना, तो कैसे छुट्टी ना हुआ था, अभी पहुंची था। सेट मांगा काहे ना था दिन भर लाइब्रेरी में धरना देता थी। चलिए बताइएगा बायोलॉजी में जैव विकास अनुवांशिकी तक बताइएगा कि नहीं है। ऐसा अंग जो कार्य करने में क्या हो, समान हो, उत्पत्ति के आधार पर समान हो मगर कार्य करने के आधार पे अलग अलग हो, क्या कहलाता है? समरूप ना, समरूप अंग न होगा वो, जो कार्य ऐसे अंग जो सामान्य कार्य के लिए हो मगर सामान्य दिखाई देते हैं परंतु उसका रचना क्या होता है? अलग अलग, दिखने में समान और कार्य करने में अलग अलग, समरूप या इसी को कहते हैं समृत। समरूप को क्या बोलते हैं? समृत, जिसमें कार्य देखेगा दिखाई देगा कैसा? समान। रचना ना वो भी एक क्या है जो कहते हैं पहले दोनों क्या हो रहा है? सर इसको देने तो बहुत समझाता हूँ, मतलब देखने में अलग, कार्य करने में सेम समझाता है। हाँ तो वही तो बात। ये वो नहीं आप देखिए सर, लेकिन अभी दूसरा बताया है। ठीक है, तुम्हारा आपका जो बोले वो सही है, समझे? देखने में अलग, कार्य करने में समान, तो समझाता हूँ। कार्य करने में समान। हाँ, देखने में अरे हम लोग बताइए, हम लोग हकीकत बिल्ली का कैसे होता है? समरूप होता है। हम लोग जैसे देखने में एक जैसा, जैसे हम लोग का देखने में एक जैसा, आकार अलग अलग, समझात। हाँ, और जैसे आप देखने में अलग अलग मगर कार्य करेगा एक, वो हो जाता है समरूप या समृत। जैसे चमगादड़ के पंछी पंख अलग मिलता है और तितली का पंख अलग देखने में मिलता है मगर कार्य करता है दोनों का एक, वो क्या कहलाता है? समृत होता है। क्या होता है? समृत या समरूप। और हम लोग में है जैसे कि हम लोग का हाथ हो गया या घोड़ा के टांग हो गया, बिल्ली का हो गया, ये सब कुछ है आगे मगर कैसा आता है? अलग अलग है, अलग अलग जैसा है मगर कार्य करता है कोई चीज समान। ना समान ना असमान होता है, वो क्या नोचने काम करता है, ठीक ना? वहाँ पे और देखने में एक जैसा अलग, सीधा देखने में अलग जैसा मगर कार्य करेगा एक, उसे बोलते हैं समृत या समरूप। समृत या देखने में अलग होना चाहिए मगर कार्य करेगा एक जैसा, समृत या समरूप। और देखने में अलग अलग मगर कार्य करेगा एक जैसा, वो हो जाता है समझात। तो समझात में आ जाता है घोड़ा और हम लोग के बिल्ली उल्ली के और इस सब का। और समृत में आ जाता है चमगादड़ के पंख और तितली का पंख। समृत बोलिए या समरूप बोलिए। अभी बोले ना राज बोले, लेकिन दिमाग से सोच ले ना तो आंसर बता तो दो। अपने से देखना पड़ेगा। हम समझ गए, एक ही समय काम करेगा, काम एक ही करेगा तो समरूप, देखने में समान, कार्य अलग अलग तो समझा। और ऐसे भी देखिए ना, पक्षी के चमगादड़ के पंख या तितली के पंख कैसा होता है? एक जैसा होता है? नहीं होता, देखने में जैसा एक नहीं होता मगर काम करता है एक, समरूप या समृत। मगर हम लोग का देखते में कुछ होता है, देखने में एक जैसा होता है। जो खड़ा हो जाएगा तो भी मान लीजिए कुत्तों को खड़ा कर देंगे तो दोनों हाथ हमारे जैसा दिखेगा ना, मगर कार्य करता है अलग अलग। इसको बोलते हैं समझात। देखने में एक जैसा कार्य करे अलग, समझात। देखने में अलग अलग मगर कार्य समान, वो बोलते हैं समरूप या समृत। इसमें अंतर कुछ है? तो अवशेषी अंक की संख्या बताइए आप लोग। अब उसको खींचिएगा तार के तो अलग हो जाएगा। 100 गो बताइए। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप से। पक्षियों का विकास सरीसृप से। स्तनपायी का भी सरीसृप से। बताइएगा अवशेषी अंग में क्या, वो तो जानिए, वो तो बताएंगे कौन कौन होता है। लैमार्क सिद्धांत कब दिया गया था? अरे अवशेषी अंग मतलब जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, नाक, कान, बाल, अपेंडिक्स, ये सब कुछ ही अवशेषी अंग है। हाँ, कान से क्या मतलब है? हाँ, कोई मतलब बड़का बड़का होता था, ये अब छोटा हो गया हमने क्या। चलिए 1809 में बताइएगा कि फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक लैमार्क। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था?
ब्रिज है। लैमार्क। उपार्जित लक्षणों का किसने किया था? लैमार्क। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टोंटोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? टोंटोलॉजी। बताइए कि डार्विनवाद तो जानते हैं, कौन दिया है? डार्विन। या जैव विकास का सिद्धांत भी डार्विन। बताइए कि कौन से जहाज का प्रयोग किया था अति पूरा विश्व भ्रमण करने में? बीगल। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज। जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन। जिसने कहता है कि जीनी संरचना को जीनोटाइप और बाहरी लक्षण जो दिख गया उसे फिनोटाइप। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं क्या कहलाता है? अनुवांशिक लक्षण। और इसके अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। इंग्लिश में जेनेटिक्स। अनुवांशिकता फादर ऑफ अनुवांशिक ग्रेगर जोहान मेंडल, या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? वाटसन ने। जबकि जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसेन। किसने दिया था? जॉनसन। और जोहानसेन में अंतर नहीं है। जॉनसन में आ जाता जेट जॉनसन आ जाता आपका, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोज किया था जेट जॉनसन। वो ऑप्शनों में डालने रहेगा, टेंशन मत करिए। अनुवांशिकी के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर। अब बताइएगा कि के प्रकार के संकलन का प्रयोग किया था? ये दो गो, एकल संकरीय और द्विसंकरीय। एकल संकरीय में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 1:1। फिनोटाइप का 1:2:1। जीनोटाइप का हमने बता दिया। फिनोटाइप के बाहर वाले 1:2। और फिनोटाइप और इसमें दिले है? फिनोटाइप में 1 2 3 2 है। नहीं, वो डबल संकलन का दिले है। अच्छा दिले, हाँ ठीक है। फिनोटाइप का होता है 3:1 और जीनोटाइप का होता है 1:2:1 एकल संकरण में। एकल संकरण में फिनो का 3:1 और जीनो का 1:2:1। और द्विसंकरण में बताइए फिनोटाइप का अनुपात? 3:3:1। हाँ, 9:3:3:1। और ओकरा में तो कहबे मत कीजिए। 121 121 दूनी 42 121 सीधा 121 एक दुगना करके फिर उतने छोड़ देना है। पहल का और अंतिम वाला सेम, अभी चलवा में दुगना करके रख देना है। बताइएगा स्केरिस में के गो गुण सूत्र है? 2 गो। मच्छर में के गो? 6 गो। खरगोश में के गो? 44 गो। आलू में 48 चिंबाजी में 48 गो। फिर बंदर में? हाँ हाँ बोल दो, वो सब में बोल दो। 22 बंदर में 44 गो ना हो। हमने से 2 तंबाकू, चिंपैंजी और आलू में 48 गो। कुत्ता में 78 गो। घोड़ा में 64। टेरिडोफाइटा में 1300 से 1600 गुण से पाया जाता है। आलू है, आलू, चिंपैंजी या तंबाकू 48 गो। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू। गेहूं और चूहा में 42 गो। ना चूहा में चूहा 2 गो है। एगो रैट वाला में 42 गो है, एगो माउस वाला में 40 गो। 40 गो। अब 2 गो है ना, पिछड़कों में 2 गो। बताइएगा कि मेंडल के किस नियम को शुद्धता का नियम कहा जाता है? मेंडल के मानसिकता के नियम को ना 3 गो में नियम दिया है। एगो प्राथमिकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो दूसरका नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। 3 गो नियम दिया है। हाँ 3 गो नियम दिया है। पृथक्करण में शुद्धता एक ही है। हाँ पृथक्करण है, शुद्धता एक ही। जेनेटिक शब्द का नामकरण किसने किया था? वाटसन। कब? 1905। जोहानसन ने 1909 में जीन की खोज किया था। जीवधारी का वह लक्षण जो दिखाई देता है? फिनोटाइप। और जीनी संरचना का अध्ययन? जीनोटाइप। अभी तो बताए थे बाहर रहते। हाँ सर दिखाए थे सब। दिखाएंगे तो बताए थे। गुण सूत्र का नामकरण?
वॉल्टेयर, वाल्टे जो क्या था, वो व्यक्ति था जो चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर कौन? वो भी वॉल्टेयर ना सर, वो नहीं। हाँ वॉल्टेयर में हाँ, तो वही वॉल्टेयर जो था कोची था, चर्च के विरोधी था। हमारा लगता था कि हिस्ट्री वाला वॉल्टेयर दूसरा है, बायोलॉजी वाला वॉल्टेयर चलिए चलिए, ईद अलग है हमारा ना ना ना, वो समझ लीजिए। आप बोले ना कि चर्च के विरोधी वॉल्टेयर हम ये जोड़ दिए, रिलेट कर दिए हमारा सुनील भैया बोला कि ना दोनों एक ना ना, वो रिलेट किए खाली। चलिए बताइएगा, आराम से आराम से आराम से। दिमाग सबका कहाँ है वो सर? जीन की आधुनिकरण विचारधारा किसने दिया था? बेंजर। किसने दिया था? बताइए, जीन की कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन की कार्य की इकाई को कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन। जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन। और जीन के उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन। और संयोजक की इकाई को क्या कहते हैं? रेकॉन। जीन बोलेगा इकाई तो सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन बोलेगा तो म्यूटॉन, और फिर बोलेगा संयोजन की इकाई रेकॉन। नहीं सर, अभी कहाँ, अभी तो ये बाकी है सर, ये बाकी कहाँ है, इतना हड़बड़ा रहा है आप? आपको भूख लगना ज़्यादा कस के सर? नहीं, आज आप कुछ हड़बड़ा ज़्यादा है। क्या होगा? कुछ काम होगा डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किया था? कॉर्नबर्ग, आर्थर कॉर्नबर्ग, 1962 में। प्रखनली शिशु में बताइए इनिशिएशन कहाँ होता है? प्रखनली के अंदर होता है। अब बताइएगा, कुछ खोज करता है, याद है तो ठीक है, ना तो क्या कि नया जोड़ ले, हम लोग दिमाग से थोड़ा बुझा रहा है ना है। नया पुरनका में हुआ तो नहीं है, क्या कि सब नया। तो याद रखिए, इसको फोटो खींच के भेज दीजिएगा कल है। कल हम लोग को वनस्पति विज्ञान पढ़ना है। कौन विज्ञान पढ़ना है? वनस्पति विज्ञान में कहाँ तक पढ़ना हम लोग को? जीवाणु तक पढ़ लीजिएगा। जीवाणु ना छोटा ये तो लोग ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा तक पढ़ लेना। तो जीवाणु के 30 पढ़ब 5 मिनट के। दीजिए आप। अब 2-3 बार चले दीजिए, एक बार में पढ़ के सोचिएगा, एक ही बार में याद कर ले से हो जाएगा बिना रिवीजन के। निकालिए ले लीजिए ना सर, अगर संभव है ट्रांसफर करेंगे तो कर लीजिए। 64 GB वाला मेमोरी कार्ड लिखाएंगे रात के, डाउनलोड कर लीजिए। चीर के या डाल के। पैसा रहता है ना तो आपने कभी हम खपा देते हैं। देखिए सर, खपावे के बात कर रहे हैं। अरे क्या करते हैं? जॉब में। चलिए आइए, SPD पेज नंबर 9। रूसी क्रांति 1917। फ्रांसीसी क्रांति 1789। चीनी क्रांति 1917। बोल्शेविक क्रांति चीनी क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आजाद हिंद फौज 1942। आजाद हिंद सरकार 1943। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। हाँ 1930। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। धराएबा तू। कारगिल युद्ध 1999। तालिकोटा का युद्ध 65। लेकिन ये नहीं आता 1565 है। 1565। ऐसे मत दीजिए, पूरा बोलिए, आधा मत बोलिएगा कि। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। अरे जो 65 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वही नहीं युद्ध हुआ था। नेताजी बड़ा गए थे। वो आपका यहाँ था बैंकानूर से। बैंकानूर रूस में शायद लगता है सर। रूस में है वो। 66 में ना ये थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। कहा सर, आप लोग गजब कर ले हैं सर। महात्मा गांधी की हत्या
1948, 30 जनवरी 1948। चीन के भारत पर आक्रमण 1962। कैबिनेट मिशन भारत आगमन 1946। गांधी इरविन समझौता 1931। दांडी यात्रा चंपारण है ना। भील अति बताइएगा, ये सब तो नहीं पूछने वाला। खसनील हो गया, मुंडा हो गया, ये सब कौन चीज का? दांडी मार्च 30 है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। आज हमारा गुस्सा आ रहा है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। मृत्यु 468। 72 साल याद रखिए, घटा दीजिएगा आ जाएगा। 72 साल जिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563। 80 साल घटा दीजिएगा तो मर जाएंगे 483 में। सिकंदर आगमन भारत का 326-25। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298। जन्म 345 ईसा पूर्व। गद्दी में बैठा 322 और इसके साथ लड़ा, पुरुष के साथ लड़ा 305। कलिंग युद्ध 261। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी है। हिजरी संवत 622। सब ईस्वी स्टार्ट हो गया। वेंस फाहियान भारत आगमन 405 में आया था। 405। हर्षवर्धन 606 में बैठा था, 16 साल की उम्र में। अब मर गया था 47 में। हेन सांग भारत आगमन 629 या 30 कह सकते हैं। इति संघ बिहार आगमन 673। प्रथम भारत मुस्लिम आक्रमण 712। सोमनाथ पर आक्रमण 1025। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। दूसरा तराइन युद्ध 92। तीसरा तराइन युद्ध 1215। चंदावर का युद्ध 1194। गुलाम बख्श की स्थापना 1206। इब्न बतूता भारत आगमन भारत आगमन 1333। विजयनगर की स्थापना 1336। हरियर बुक का। तैमूर लंका भारत पर आक्रमण 1398। नसरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया था। गुरु नानक देव की जन्म 1469। वास्को डी गामा भारत आगमन 1498। आगरा शहर की स्थापना 1504। यहाँ दिले सिकंदर। चौसा युद्ध 1539। कन्नौज या बिलग्राम युद्ध 1500। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। दूसरा पानीपत युद्ध 1556। तीसरा पानीपत युद्ध 1761। अकबर का जन्म 1542। राजाभिषेक 14 वर्ष की उम्र में हो गया। ठीक है तो जोड़ दो तो 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन इलाही धर्म 82। इलाही संवत 1 साल बाद 1583। प्लासी का युद्ध 1757।
फिर एक था काल कोठरी घटना 1756, बेदरा का युद्ध 1759, वाडिवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि 1765, ये अलीगढ़ की संधि 1757, अलीगढ़ की संधि 57, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 1767 से 67 से 1769, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। अब आते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंगस, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस। था दोनों अंतर है, एक है 1774 से और है 1813 से 23 है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस। बंगाल में द्वैत शासन कब लागू कौन किया था? कब 56 1765 56 में तो अथी लड़ाई नहीं हुआ है, आप कैसे जबरदस्ती लाए? वो तो रॉबर्ट क्लाइव आया तो 57 के बाद आया है। तब द्वैत शासन कब लागू हुआ? 1765। कौन लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव। कब समाप्त किया गया? 1772। कौन किया? वारेन हेस्टिंगस। भारत का प्रथम अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? कर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय बोलेंगे तब ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। और उसके बाद बोलेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो बंगाल विभाजन किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन 95 में हुआ सर। 1905। रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950। भारत में पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके समय में किया गया था? लिलिंथगो 1936 से 43 था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 किसके समय? जेम्स फोर्ड। सती प्रथा का अंत या ठगी प्रथा का अंत? हाँ तभी से लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम हो जाएगा रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1897 चेम्सफोर्ड 1920। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय में? उसके तो ये हो जाएगा लिलिथगो के बाद कौन है? बेबल है। हाँ लॉर्ड बेबल 1944 से 1947 तक। बम्बई कोलकाता और मद्रास कोर्ट की स्थापना नहीं हाई कोर्ट 1862 कैनिंग के समय। सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली। जैसे पहला बार प्रयोग करेगा तब बोलेगा डुप्ले, और बाद में व्याख्या रूप से किया तो कौन? वेलेजली। कब किया था? 1799। ठीक है वही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने किया था? वेलेजली। हाँ तो 1800 में है तो फिर 1800 तो 1900 में नहीं मर देते ना यार। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? तब बोलेंगे कि डुप्ले। जन्मदाता बोलेगा तो वेलेजली। अच्छा हाँ वेलेजली। कैसर हिंद की उपाधि कब दिया गया महारानी विक्टोरिया को? महारानी विक्टोरिया को नहीं, उसको तो पहले 1911 में दिया गया। 1877। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835। 1800 मैकाले आयोग का बना 1834। अब मैकाले समिति बना 1854। बंगाल का शेर
बंगाल का सिर्फ लॉर्ड वेलेस्ली। साइमन कमीशन भारत किसके समय आया? 1928 में आया था, तो कौन होगा? 26 से 31 था इरविन, तो इरविन के समय आया। क्रिप्स मिशन किसके समय आया? 36 से 43 किसका कार्यकाल? लिलिंथगो का। किसका? लिलिंथगो का। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, 1905 से 1910। कर्जन के बाद हाँ, लॉर्ड कर्जन के बाद। भारत छोड़ो आंदोलन लिलिंथगो। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन, लॉर्ड इरविन का 26 से 31 कार्यकाल था। कांग्रेस का जन्म कांग्रेस 1885 डफरिन के समय। नर बलि प्रथा अंत लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 का कार्यकाल कुछ डेट नहीं दिया मगर इसके सांसद मालूम हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में, दूसरा और तीसरा वेलिंगटन के समय में। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 10, पेज नंबर स्पीडी के 10। इसको करेंट दोनों ग्रुप में डाल दीजिए। बायोलॉजी अब मनीष